महत्वपूर्ण चर्चा का प्रारंभ मैं हमारे एसीएस साहब से करना चाहूँगा, जिसमें सिर्फ इन विषयों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि पोल्ट्री की गतिविधियाँ जो काफ़ी समय से सुप्त प्राय हो गई थीं, उनको पुनः आपने जागृत किया और इस पोल्ट्री डेवलपमेंट को एक नई दिशा दी। तो शुरुआती उद्बोधन के साथ फिर हम लोग अपने इस पैनल डिस्कशन को प्रारंभ करेंगे। मुख्य रूप से काफ़ी चर्चाएं हम लोगों ने की, लेकिन ये चर्चा यहाँ से आगे बढ़ानी चाहिए। अभी हमारे बीच में कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट साहब हैं, काफ़ी डायनामिक ऑफिसर हैं, और इनसे मैं यही चर्चा कर रहा था। पूरे प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह की मेंबर्स हैं, और ये जो 1 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह के जो मेंबर्स हैं, बहुत छोटा वाला जो हमारा यूनिट होती है, वो अगर हम इनको दे दें बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए, और उसमें एलआईटी जैसा डेवलप किए गए हैं बहुत सारे ब्रीड्स, और उनको दे दें, तो सोचिए कि इसमें से 50% ने भी अगर किया और 100 कम से कम उन्होंने अगर अपने यहाँ पर चिक्स डेवलप किए, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। तो इन्होंने बताया कि मनरेगा या जी राम जी के अंतर्गत ये केज बना करके उनको फ्री में देने के लिए स्कीम है इनके पास में। तो ये जो स्कीम है, इससे अगर केज और सारा कुछ बना दिया, हमारे जो ब्रीड फार्म है, अब हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारी ब्रीड फार्म और जो हमारी एक स्कीम चलती है जिसमें हम टेंडर करके लेते हैं, बहुत कम उसमें यूनिट्स पहले रही है, लेकिन उसको हम बढ़ा रहे हैं। उसके ज़रिए अगर हमने इंडिविजुअल विमेन को ये सारे अवेलेबल करा दिए, तो अपने आप में उनके यहाँ पे पोषण बढ़ेगा। एक तो जो बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, ये कुछ नहीं तो अगर वो 220 210 अंडा देने वाली मुर्गी भी है, तो साल में उसके घर में अगर 50-100 ये जो चिक्स हैं, ये मुर्गियां अगर डेली 50-100 भी अंडे उसके यहाँ पे होने लगे, 50 अंडे भी होने लगे, 100 में से कुछ दें कुछ ना दें, तो देखिए कि उसके यहाँ पे तो पर डे कितना पैसा आ सकता है, उसकी एक इनकम बढ़ जाएगी। दूसरा, खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, तो उनका पोषण बढ़ेगा। अभी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वैसी कम है, 24-25 है यूपी की, लोग को मिल नहीं रहा है। अब ये होगा कि खाएं, अगर खाने भी वाले भी लोग हैं तो उनको भी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम उनको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इससे ये तो प्रूव्ड फैक्ट है, हाइट बढ़ती है। यह भी एक रिसर्च जो है प्रोफेसर शुक्ला साहब ने हमको भेजी, जिसमें 2 इंच हाइट मिड डे मील स्कीम में जहाँ पर दिए गए एग्स स्कूल्स में 2 इंच हाइट वहाँ के स्टूडेंट्स की एज कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स बढ़ी है, मेमोरी पावर बढ़ा है, फोकस बढ़ा है, अटेंडेंस बढ़ी है। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। यूपी में इतना पोटेंशियल है, 24-25 करोड़ की आबादी है, अगर इसको ले करके हम काम करें तो गरीबों की इनकम बढ़ेगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनमें डेवलप होगा, महिलाओं में विमेन एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं, और न्यूट्रिशन के इशू भी सॉल्व होंगे। तो इसको ले करके भी हमको काम करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हम एक ही तरीके से हम चलें, बहुत सारे जो मॉडल्स हैं सबको अप्लाई करें, जो एफपीओज बना करके क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ इंडिविजुअल लोगों के घरों में देखे। तीसरा, लेयर और ब्रॉयलर फार्म्स या जो हमारे ब्रीडर फार्म्स हैं, इनको एस्टेब्लिश करके सब होगा तो बढ़िया होगा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एनलाइटिंग अस। और हमारे मध्य में हमारे कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट हैं, खासकर पोल्ट्री के उत्पादन को लेकर के हमारा जो ग्रामीण विकास है उसका ये एक महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसके 4 पिलर आइडेंटिफाई किए थे: गरीबी, महिलाएं, युवा और हमारे किसान। तो इन चारों तथ्यों का समावेश हमारे ग्रामीण विकास में है। तो पोल्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हमारे राज्य में, जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है,
क्या क्या संभावनाएं आप देखते हैं कि जो असिस्टेंस इस सेक्टर को हम दे सकते हैं रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, जिससे लोगों की लाइवलीहुड सपोर्ट भी हो, एडिशनल सप्लीमेंट्री इनकम जनरेशन भी हो और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए हमें उपलब्ध हो। माननीय प्रियदर्शी जी। Respected ACS sir, Animal Husbandry Department, my co-panelist, respected audience. आज जो बात हो रही है, एक तो सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद दूंगा डिपार्टमेंट को कि पोल्ट्री जैसे सब्जेक्ट पर एक स्टेट लेवल की कॉन्क्लेव करी। उससे निश्चित रूप से हम लोगों की जो सोच है, हम लोगों की जो वर्किंग है टुवर्ड्स पोल्ट्री, वो बदलेगी, उसमें बेहतरी आएगी। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं बताना चाहता हूँ अपनी मनरेगा योजना के बारे में। मनरेगा योजना जब भी हमारे ध्यान में आती है, तब भी गाँव का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी की योजना के रूप में आती है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि मनरेगा एक एंटरप्राइज डेवलपमेंट की भी योजना है। उसमें हम लोग एंटरप्राइज डेवलपमेंट करने के लिए शेड्स, एनिमल शेड्स, पशु शेड्स, पक्षी शेड्स, ये हम इंडिविजुअल असेट के रूप में देते हैं। और हमें कोई कमी नहीं है कि हमें ये शेड्स कितने देने हैं। हम 2 भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं, 2000 और 20,000 और 2 लाख भी दे सकते हैं, कोई कमी नहीं है। हमारी योजना की अच्छाई ये है कि इसकी जो है साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ बड़ा का मतलब ये है लगभग 12,000 करोड़ रुपए का हम एनुअल एक्सपेंडिचर इसमें कर रहे हैं। और उसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि उस 12,000 करोड़ में आपको नाली खड़ंजा ही बनाना है, या इंडिविजुअल असेट्स ही देनी है, या केजीस ही देने हैं, या वाटर रिलेटेड काम करने हैं। ये सारा का सारा गांव सभा पर छोड़ा हुआ है। अभी जो नई योजना की प्रस्तावना है, जिसे वीबी राम जी कहा गया है, उस योजना में, पहली योजना में भी था, अगली योजना में और ज़्यादा एम्फेसिस है। और वो एम्फेसिस है इसको एंटरप्राइज से जोड़ने की। यानी कि मनरेगा मजदूर हमारे नेटवर्क में जब आए तो वो मजदूर के रूप में, लेकिन यहाँ से वो एंटरप्रेन्योर बनकर निकलें, कुछ उद्यमी बनकर निकलें, ताकि वो जो है मजदूरी के कुचक्र से बच सकें। उस दिशा में जैसे सर ने बताया, हम लोगों के पास स्कीम है और हम लोग लगातार देते रहते हैं। हम लोगों ने हजारों की संख्या में पशु शेड्स और पक्षी शेड्स दे रखे हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है वो अभी ये है कि उसमें कितना उत्पादन हुआ, उस उत्पादन का क्या यूसेज हुआ, ये हम लोगों ने कहीं कैप्चर करने का आज तक प्रयास नहीं किया। अगर हम लोग वो कैप्चर करेंगे तो आज हम ये डाटा भी देने की हालत में होते हैं कि हम लोगों ने अपने इन प्रयासों से कितना प्रोडक्शन कर लिया और कितना उसका यूसेज रहा। हमारे यहाँ पर सर ने बताया, एक आजीविका मिशन में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सर, इसमें मुझे ये भी बताना है कि उसी नेटवर्क के आगे बढ़ते हुए, जैसे नेटवर्क जब भी आता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में हमको हमेशा वो छोटी छोटी यूनिट्स और वही अपने जहन में आती हैं। लेकिन जो उसके बड़े स्वरूप हैं, प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस, प्रोड्यूसर ग्रुप या कंपनीज़, वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं। कुछ हमारी दूध उत्पादन कंपनी इतनी बड़ी हैं जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी सेटअप में और सारी महिला बेस चल रही हैं। अभी वही कंपनियां आगे बढ़कर उन्होंने दूध उत्पादन से चालू करा था, फिर डिफरेंट सीरियल्स में आ गई, अनाज में आ गई, लेकिन किसी ने भी अभी ये वाले तरफ देखा नहीं है, ना पोल्ट्री की तरफ देखा है, ना मीट इंडस्ट्री की तरफ देखा, अभी देखा ही नहीं है, क्योंकि इसे शायद उस तरीके से देखा ही नहीं जाता है। तो हमारा विभाग से भी कहना है, हम लोगों ने भी इसमें शिक्षा ली है कि अगर हम अपने उन बड़ी वाली कंपनीज़ को भी यहाँ के आउटपुट से जोड़ेंगे तो दोनों विभागों का जो है उसमें बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा सर एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इस पूरे के पूरे सेटअप में हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री वाला मैं सेक्टर को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो सर चारा का विकास का जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे यहाँ अलाउड है कि आप चारा का जो है मनरेगा में जितने चाहो उतने डेवलप कर सकते हो। और चारा का विकास का जो है वो हमारा मैंडेट भी है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जो है एक तो गांव की ज्योग्राफी उससे अच्छी लगेगी और दूसरा ही जो हमारे को एनिमल हस्बेंड्री करनी है वो भी उसमें बेहतर हो जाएगी। उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या बनाए हैं, लेकिन कोई सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग नहीं है कि कितने रह गए हैं।
तो हम लोग सिर्फ विभाग से हम लोग हर महीने सर बैठ के हम कन्वर्जेंस की बैठक करते हैं और उसमें कोशिश यही है कि ये जो है चारा का विकास हो। चारा का विकास में एक लिमिटिंग फैक्टर ये है सर कि इसमें एक बार बनाने के बाद सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली अलाउड। तो जब तक उसके मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है तो हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर दें चारा का विकास में, उसका फ्रूट जो है 1 साल या 2 साल आने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि वांछनीय नहीं रहेगा। तो उसका अगर कोई व्यवस्था हो जाए या हमारे विभाग से या आपके विभाग से, तो परमानेंट ये जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री इवन पोल्ट्री में ये जो समस्या है कि ओपन एरियाज़ की अनअवेलेबिलिटी, वो अनअवेलेबिलिटी का सर एक सॉल्यूशन उससे निकल सकता है सर। एक सर हमारे SRLM में ही सर पशु मित्र और पशु सखियाँ, ये दोनों के दोनों वर्टिकल्स हैं। हमारे यहाँ पर शायद मित्र होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में और SRLM में पशु सखियाँ हैं, उनका अलाइनमेंट नहीं है सर। अगर उनका भी अलाइनमेंट हो जाए, यानी कि हमारे जो पशु मित्र हैं वो उनको यूज़ करना चालू कर दें, अपना कुछ काम उनको डेलीगेट करना चालू कर दें, तो दोनों के दोनों विभागों में जो एक समन्वय है और कन्वर्जेंस है वो हो जाएगा सर। एक इसी तरीके का सर वहाँ पर जो है पशुपालन में ही हम लोगों ने सर एक PO लॉगिन बनता है सर। PO लॉगिन का मतलब ये है कि हम लोग जो है विभागों को भी पैसा देना चाहते हैं मनरेगा में, ताकि विभाग जो है हमसे पैसे लेके फाइनेंसिंग हमसे करा लें, लेकिन वो वर्क जो है अपने विभाग के जो है संबंधित कर लें। तो वो भी अभी तक एक भी PO लॉगिन नहीं बना। अगर वो भी बन जाए तो सर काफ़ी पैसा आपके विभाग को मिल सकता है और जो जनता से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी चीज़ें हैं उसको हम कर सकते हैं। लास्ट बिंदु ये है सर इसकी मार्केटिंग का। इसकी मार्केटिंग के लिए भी मनरेगा योजना से इसमें व्यवस्था है कि हम मनरेगा योजना से और प्रोडक्ट की तरह इसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें इनके बिक्री के शेड बना सकते हैं, इनकी शॉप्स बना सकते हैं। उस पर भी हम लोग सर विचार कर लें तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क सर ये सारा का सारा बन जाएगा। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ सर, जैसा इनिशिएटिव आपने लिया है सर, उसमें हम लोग जितना सहयोग कर पाएंगे तो वी विल फील फॉर्चुनेट और हम उसमें आगे बढ़कर सर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इतनी बातें मुझे कहनी है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियदर्शी साहब। एक बड़ा सीधा सा क्वेश्चन आपसे, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो लगभग 300 व्यक्तियों का हो, वो अगर सामने आता है तो क्या उनके लिए 500 मुर्गियों का शेड इस योजना के तहत बनवाया जाना संभव है? हम जो बनवाते हैं इंडिविजुअल शेड्स बनवाते हैं मनरेगा योजना में। हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको जो है करीबन 2 लाख रुपए तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसके अलावा जो है 20,000 के करीब सब्सिडी है। उन्हें एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए का उनको बैंक लोन भी दिलवाती है। ये भी यहाँ तक भी हम लोग ले जाते हैं। कई हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 2-2, 3-3 डोज ले रखी हैं, यानी कि 5 से 10 लाख रुपए का भी लोन ले रखा है। उस लोन के रास्ते से हम कितना भी बड़ा शेड बनवा सकते हैं और हमें बनवाना चाहिए। ये सॉफ्ट लोन होता है? वही, हाँ, सब्सिडाइज लोन होता है। यस, क्योंकि एक प्रपोजल था आज हम लोगों के सामने। हाँ, एक नहीं, आप सैकड़ों लाइए, लेकिन इस वाले वर्टिकल की ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर हम आजीविका मिशन की बात करेंगे तो उसका मेन उद्देश्य महिला उत्थान है, इसलिए सिर्फ महिलाओं के प्रोजेक्ट हम आगे बढ़ाते हैं। गॉट इट, थैंक यू। हमारे विशेष सचिव साहब ये के जो पास अभी बताया, बेसिकली लखपति दीदी जी एक योजना चलाते हैं और उसमें महिलाओं को कैसे लखपति बनाया जाए इसका एक काफ़ी चीज़ें, और उसमें पशुपालन एक बड़ा प्राइम सेक्टर के तौर पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गांव में 70% से ज़्यादा महिलाएं एनिमल हस्बेंड्री काम में लगी हुई हुई हैं और उनके ज़रिए ये काम कराना आसान है। जो अभी केसला ब्लॉक वालों का था कि 2.5 लाख रुपए का शेड बनता है और उस शेड में फिर इतनी सारी मुर्गियां रखी जानी चाहिए, तो ये इंडिविजुअल लोन या ये सब करा के और उनको सब्सिडाइज कर देंगे तो उसके अंतर्गत, क्योंकि फ्री फंड में बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, वो फिर अपना इनकम जनरेट करके बैंकों को वापस करते रहें। तो उनको बुला करके अगर इसके साथ हम जोड़ लें तो वो तैयार हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में करने के लिए। और उसके अलावा पूर्वांचल में गोरखपुर में उन्होंने सर्वे किया हुआ है, तो एक दो जगह पे के उन लोगों को लॉजिस्टिक का एडवांटेज मिल जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस का एडवांटेज। सोनभद्र में काफ़ी ट्राइब भी रहते हैं, उनके लिए भी बनाया जाना आसान होगा और उनको ट्रेनिंग दे करके वहाँ कराना। ठीक, आऊँगा विशेष सचिव साहब के पास। हमारे यहाँ बहुत सारा असंगठित क्षेत्र है, खासकर कुक्कुट विकास के लिए। इनको संगठित किए जाने के लिए अगर कोई हमारे पास प्लान है या हम उनको संगठित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? धन्यवाद आदरणीय पैनल।
देखिए, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें उठ के आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि हमसे मॉडरेटर साहब ने पूछा है कि असंगठित क्षेत्र को किस तरह से संगठित किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है उत्तर प्रदेश में आज तक कि यूपी डास्प एक परियोजना चलती है, उस परियोजना में सर्वाधिक संख्या में अधिकारी एनिमल हस्बेंड्री के हैं, किंतु एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, इस फील्ड में अभी तक हम एफपीओ बनाने की प्रगति हासिल नहीं कर पाए। हमारा पहला प्रयास होगा कि असंगठित क्षेत्र को संगठित करने के लिए कि उनको पोल्ट्री फार्मर या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उनको सबको हम संगठन बनाएं और संगठन बना करके फिर सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं का लाभ लें। इसके पीछे फिर अगर इसमें बैकवर्ड जाएंगे तो उसमें कई सारी स्थितियां हमारे समक्ष आती हैं कि किस तरह से लोगों को इस चीज़ से जोड़ना चाहें। आज सुबह से लेकर के शाम तक के सेशन में और ख़ास करके केंद्रीय मंत्री जी ने भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो कि चाहे वो सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, चाहे वो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, चाहे वो किसी टैबू से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों को किस तरह से हम समाहित करें। तो पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को जोड़ता हूँ सीआरडी साहब से। जय सर ने कहा कि पशु मित्र पशु सखी और भारत सरकार की ए हेल्प की योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं को इस काम में जोड़ा जाएगा। इस काम में सर आपको बताना चाहूँगा कि हमने खुद अपने स्तर पर भी कई बार मीटिंग्स किया है और मीटिंग करके हम पूरा कन्वर्जेंस उनके साथ करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम हमारी जो मैत्री की स्कीम है, मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, मैत्री यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने वाला, उसकी 90 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो किस तरह से वो जो हमारी पशु सखियां बन रही हैं उनको हम 90 दिन की ट्रेनिंग के फेज में ले आएँ। पहली चीज़ ये जिससे कि वो एआई की एक्टिविटी कर सकें और उनको कुछ न कुछ मानदेय के रूप में पैसा मिल सके, क्योंकि कोई भी आदमी वो बिल्कुल स्वयंसेवक के रूप में जब तक उसको 4 पैसा मिलेगा नहीं तब तक वो काम करने के लिए आएगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग उत्तर प्रदेश में अपना पैरावेट का एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तैयारी है कि उसमें जो पैरावेटनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको पैरावेटनरी एक्टिविटीज़ में किस तरह से उसको हम विस्तारित कर सकें कि जो हमारे एआई टेक्नीशियंस हैं या हमारे जो पैरावेट के सहायक रूप में काम कर रहे हैं उनको भी किस तरह से उनका हम रूल ऑफ बिजनेस उसमें क्रिएट कर सकें कि क्या काम उसमें कर सकते हैं, जिससे कि फर्स्ट हैंड कोई न कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न कोई चीज़ हम दे सकें, चाहे वो रोग की निदान हो, रोग की पहचान हो और कहाँ पर हम संपर्क करें। एक चीज़ ही हमारी वेटनरी साइड में और दूसरी तरफ एनिमल हस्बेंड्री साइड में कि किस तरह से बेहतर तरीके से पशुओं का प्रबंधन करें, किस तरह से बेहतर तरीके से उनको एक अच्छे क्लाइमेट रेसिलिएंट व्यवस्था दे करके उनकी रहने की व्यवस्था करें। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है जो प्रायः मैं कहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि हमें दवाई की ज़रूरत तब है जब हम बीमार होंगे। बीमारी में दवाई की ज़रूरत है, लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए दवा नहीं चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खान पान, अच्छी हाइजीन और अच्छा वातावरण चाहिए। तो अच्छा खान पान, अच्छी हाइजीन और अच्छा वातावरण देने के लिए हमें हमारी एक ऐसी वर्कफोर्स चाहिए बड़ी, जो कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में हमें ट्रेन कर सके, हमें बता सके और हमारा सहयोग कर सके। एक बात। दूसरी बात, अभी वर्तमान में जो सरकार की योजना है अभी हम लोगों ने चलाई बुंदेलखंड पैकेज में, जिसमें कि एक बड़ी संख्या में महिलाओं को ही हमने 150 चूजे दे करके उनको फीड, मेडिसिन्स दे करके उनको लाभान्वित किया। इसकी हमने सक्सेस स्टोरीज भी क्रिएट कराई हैं। तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि हमने 150 चूजे दिए, अब वो 150 चूजे से 1500 चूजे भी उनके हो गए हैं। तो अगली बात ये आती है कि यहाँ तक प्रश्न रहा कि असंगठित क्षेत्र, तो असंगठित क्षेत्र में हम आजीविका के स्तर पर ही रहते हैं। हमारा प्रयास ये है कि आजीविका से उद्यमिता तक कैसे जाएं। आजीविका का मतलब हो गया कि अगर हम बैकयार्ड पोल्ट्री दे रहे हैं तो उनकी आजीविका दे रहे हैं कि जहाँ पर उनका एक तरफ पोषण भी होगा वहीं दूसरी तरफ उनकी आजीविका के स्रोत भी बनेंगे। किसी के पास 100 मुर्गी हो गई और 60 अंडा 65 अंडा उनको अगर रोज मिल रहा है तो एक ठीक ठाक 500-600 रुपये की इनकम उनकी हो जा रही है। लेकिन इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप तक कैसे ले जाएं और उस मॉडल में कैसे तब्दील करें, उसके लिए हमें सरकारी योजनाओं के ढेर सारे कन्वर्जेंस की आवश्यकता है। जैसा अभी सीआरडी साहब ने बताया कि इनके यहाँ योजनाएं हैं, मैं बताना चाहूँगा इंडिविजुअल के लिए नहीं लेकिन एफपीओज के लिए मनरेगा के अंतर्गत 1 करोड़ तक की योजना है। अगर उसमें कोई आदमी
कोल्ड चेन स्थापित करता है और उसमें 90% तक पैसा मनरेगा से मिल जाएगा। अब बीजी राम जी का क्या लेआउट होगा, फाइनेंशियल क्या लेआउट होगा, क्या उसका पॉलिसी लेआउट होगा, वो सर के पास आ गया होगा, अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में उनमें भी ये सब चीज़ें होंगी। दूसरी बात यह है कि अब हमें अगर कोई भी गवर्नमेंट से पैसा मिलना है, कोई चीज़ लेना है, तो हमें वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा कि हमें परफॉर्मेंस करके देना होगा कि हमने क्या प्रगति किस फील्ड में किया है। तो पोल्ट्री का जहाँ तक विशेष रूप से प्रश्न है, इसमें हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तरफ जहाँ एक हाथ पर हमें जो हमारी आजीविका और लाभार्थी हमारे हैं बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में करना है, दूसरी तरफ हमारी पोल्ट्री पॉलिसी के माध्यम से जो बड़े उद्यमी हैं आते हैं हमारे यहाँ, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका लगवाएंगे। और इनके बीच के ब्रिज को गैप करने के लिए आवश्यकता यह है कि मार्केट लिंकेज हमको बड़ा उद्यमी दे पाएगा या शासकीय योजनाओं के माध्यम से दे पाएंगे। तो जो हमारे ये बैकयार्ड पोल्ट्री के या छोटे पोल्ट्री फार्मर होंगे, उन पोल्ट्री फार्मर्स का उनके साथ बड़े वाले पोल्ट्री फार्मर जो हैं उनके साथ लिंकेज करा करके और फिर एक फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज बनेगा, तो निश्चित रूप से एक संगठित क्षेत्र में पूरा का पूरा चीज आगे आ जाएगा। अभी भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारे छोटे छोटे जो किसान हैं वो 1,500, 2,000, 5,000 का ब्रॉयलर का पालन कर रहे हैं। उनको चिक, उनको फीड, उनको मेडिसिन, उनको हर चीज़ सप्लाई कर रहे हैं और उनको 32 से 42 दिन, जितने दिन में वो तैयार कर सकें उसको बाई बैक कर रहे हैं और एक ठीक ठाक अमाउंट उसको मिल रहा है, जिससे कि उसका न केवल आजीविका बल्कि ठीक ठाक उसकी इनकम भी हो रही है। तो एक एग्रीगेशन का मॉडल ये चल रहा है। इस एग्रीगेशन के मॉडल में किस तरह से हम लोग इसमें शासकीय योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। आपको मालूम है कि जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसमें केवल एक हमारा चीज़ छूटा हुआ है, वो है ब्रायलर फार्मिंग का। अभी प्रयास करके उत्तर प्रदेश सरकार ने, शासन ने हमको स्टेट लाइव स्टॉक मिशन की स्कीम हमने पास करा लिया है, वो हो गई है और उसमें हम ब्रायलर की स्कीम रखने जा रहे हैं। अभी सर से डिस्कशन करके एसीएस साहब से इसको हम लोग रखेंगे, जिससे हमारा एक सेक्टर जो छूटा हुआ है उस सेक्टर को भी इसमें हम शामिल कर लें। तो हमारी असंगठित को संगठित में ले जाने के लिए सरकार की कन्वर्जेंस की योजनाएं, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनका लिंकेज कराना और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कराना और बड़ी कंपनियों से जो कर रही हैं उनके साथ उनका मार्केट लिंकेज की बैकवर्ड इंजीनियरिंग करा करके उनको जोड़ना, तभी हमारा असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र में जा पाएगा। और इसमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारा एग्रीगेशन मॉडल ये बहुत उपयोगी है। बड़े फार्मर्स आए हमारे पास, बड़े इन्वेस्टर हमारे पास आए निश्चित रूप से, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, जिस तरह से भी एमपी का मॉडल आपने दिखाया, तो इस तरह के मॉडल्स पर निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। हमारे लिए आई ओपनर भी रहा है। जैसा सर ने बताया कि दुग्ध के क्षेत्र में काम कर रही हैं यहाँ पर एफपीओ, उसी तरह से अगर 512 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अगर वो एमपी की 16 जिलों में काम करने वाली एक एफपीओ ये क्रिएट कर सकती है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी ये हो सकता है। आज भी हो रहा है, बस आवश्यकता इस बात की है कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उनको संगठित रूप से कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।